गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे बच्चों ने कहा है कि सर है ना, आप जो 1 मार्च से दी रिवाइंड करके जो आप रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमें अलग से कोई एडमिशन लेना पड़ेगा? तो बेटा उसके लिए अलग से कोई एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। यदि आप टारगेट बैच को ज्वाइन किए हुए हैं पूरे साल भर के लिए, पूरे सेशन के लिए, सेशन का मतलब होता है कि जब तक आपका नीट एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि बायोमेंटर्स जो है वो एकदम हाई इंटीग्रिटी वाला, एकदम ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट है, इसलिए यहाँ पे बार बार फीस लेने के प्रबंध नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर एक बार आप कमांडो बनते हैं तो इंस्टीट्यूट आपका पूरा ध्यान रखता है। तो जो बच्चे टारगेट बैच के लिए साल भर के लिए जो सब्सक्राइब किए हुए बच्चे हैं, पूरा उन्होंने जो जो फीस भर रखा है, उन्हें जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो बच्चे मंथली इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो उनके इंस्टॉलमेंट कोर्स फी पूरा होने तक चलते रहेंगे, वो ठीक है ना, वो भी जो कोर्स फी है उस अमाउंट तक चलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि रिवाइंड सीरीज का मतलब ये है कि उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके डाउट है, आपको हम चैप्टर असाइन करेंगे, आपको बता देंगे, हम एक या 2 दिन पहले बता देंगे आपको हम कि भैया ये 3 चैप्टर बायोलॉजी के अंदर तुमसे डिस्कस होंगे क्लास में, जिन पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट बताऊंगा और आपके डाउट मैं एड्रेस करूंगा। तो आपको डाउट जो है वो हमको पहले से सबमिट करने पड़ेंगे, ताकि हम उनमें से जो रिलेवेंट डाउट है उनको ले सके। तो बेसिकली आप रिवाइज कर पाएंगे, आपके डाउट आप पूछ पाएंगे, ठीक है। तो उस तरह का है रिवाइंड सीरीज, और ये केवल और केवल टारगेट बैच के कमांडोज के लिए, बाहर वाले नए बच्चों के लिए ये नहीं है, क्योंकि उनको साल भर पढ़ाया नहीं हमने। तो उन जिसको साल भर नहीं पढ़ाया हमने, तो उससे हम मतलब कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, थोड़ा सा हमारे लिए इशू आता है वो वाली चीज, ठीक है ना। मतलब हमारे लिए जो कमांडो हम पे ट्रस्ट करके आया है अंदर, वो पहली प्रायोरिटी बेटा, ठीक है। और बाकी नए बच्चों के लिए जो बैच लॉन्च होगा, वो क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, तो उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा। कई बच्चों का बोलना है सर अप्रैल के लास्ट वीक में तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, तो कैसे करेंगे हम? तो देखो बेटा, आपके क्रैश कोर्स के 2 फेज होंगे। पहला फेज जो होगा वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो चुका होगा, जो फोकस बैच का सिलेबस पूरा होने के साथ ही शुरू होगा। वो मान लीजिए 9 अप्रैल को होगा या 11 अप्रैल को होगा या 12 अप्रैल को होगा, और डेट मैं बता दूंगा आपको, एग्जैक्ट डेट, ठीक है। दूसरा क्रैश कोर्स जो राउंड सेकंड जो है वो आपके जो बोर्ड के एग्जाम होने के बाद होगा, जो पहले वाले क्रैश कोर्स की रेप्लिका ही होगा वो। तो उससे ये फायदा होगा कि जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देके आए उनको भी सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा उस क्रैश कोर्स को करने के लिए। और जिन बच्चों का क्रैश कोर्स पहले हो चुका होगा पूरा, उनको फिर से एक बार रिवीजन करने को बोला जाएगा, उनके टेस्ट चलते रहेंगे। आप सभी लोगों के टेस्ट और आपके सारा प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि आपका नीट का एग्जाम ना हो जाए। ये बायोमेंटर्स का प्रॉमिस है, ठीक है। क्योंकि कारण ये कि बायोमेंटर्स से जो है वो हम लोग साल भर इतना मेहनत करते हैं, तो हमें लगता है कि लास्ट में बच्चा जो हमारा जो है वो उसका हाथ, हम आखिरी तक हम उसका हाथ ना छोड़े हम, ठीक है ना। मतलब हम बहुत सारे प्रपंच बना के छोटे कोर्स, बड़े कोर्स, 25 तरह के कोर्स लॉन्च करने में कोई यकीन नहीं रखते हम, क्योंकि हमको पता है कि दिस इज ए बॉन्ड। बायोमेंटर्स इज नॉट ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज एन इमोशन। और इमोशंस जो है वो कुछ अलग ही लेवल पर होते हैं। तो वहां पर जो है वो नफा नुकसान ज्यादा देखा नहीं जाता है, वहां पर देखा जाता है कि हमारे और आपके बीच में कितनी फ्रिक्वेंसी मैच करती सक्सेस के लिए। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो बार बार आप लोग मुझसे कह रहे थे, तो मैंने कहा आपको बतला दूं मैं चीज के बारे में। बाकी मैं एक लाइव सेशन लूंगा इसके ऊपर। अभी लाइव सेशन इमीडिएटली इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग का बहुत प्रेशर है इसमें। मतलब अभी सिर्फ बायोलॉजी चल रहा है, टारगेट बैच में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा हो चुका है, बायोलॉजी चल रहा है, और उसके लिए रिकॉर्डिंग का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर, इसलिए मैं अभी आपके लाइव सेशन के लिए मेरे को एक भी स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जैसे स्लॉट मिलेगा मैं एक आध 2 वीक में मैं आपका लाइव सेशन लूंगा, और आपको फिर रिवाइंड के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में, अपकमिंग 2023 के टारगेट बैच के बारे में, कब होगा, कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, उस सब पर हम बात करेंगे हम, ठीक है ना। क्लियर कर दूं, बायोमेंटर्स में एडमिशन ऑन रिक्वेस्ट होता है। यहां पर आप पहले वेरीफाई करते हैं अपने आप को, फिर आपको वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन का चांस यहां पे मिलता है। यहां पर कोई चलता फिरता कोर्स यहां पर नहीं बेचा जाता है, इसलिए जो है इंस्टीट्यूट की गरिमा को और इसके डेकोरम को बनाए रखिएगा, क्योंकि इट इज ए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। यहां पर आपको नीट के कमांडो के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और वैसे ही आपको जो है वो ट्रीटमेंट पूरा मिलता है, वैसे ही आपको पूरी हेल्प की जाती है, ठीक है। और क्लियर कर दूं मैं कि बायोमेंटर्स कमांडो जो है, ये वर्ड भी जो है वो रजिस्टर्ड वर्ड है, इट इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वर्ड है के। खैर,
अब अपने मुद्दे पे आते हैं, मॉर्निंग मोटिव कहाँ सुबह सुबह अनाउंसमेंट, आप बोलोगे सर सुबह सुबह आपने आके अपने आप को पिच करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपके ही प्रश्नों के मैं उत्तर कर रहा था। मेरे से कल बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे छोटे वाले बेटे ने एक अच्छा क्वेश्चन किया, वो बड़ा सोचता है। बड़ा बेटा तो अपना पढ़ता है, अभी हाल ही में बड़े बेटे ने कुछ अपनी कहीं उसने जो है स्कूल चालू हुए इन लोगों के, तो उसने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में उसको इंटरेस्ट आने लगा। पहले मैं सोचता था कि पता नहीं ये इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा, पर समहाउ पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा कि उसमें काफ़ी चेंज आ गया उसमें। तो ही लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी। और इट इज़ टू अर्ली टू से दैट कि कैसा परफॉर्म फ्यूचर में वो करेगा, लेकिन अभी उसने जो है एक अच्छी चीज़ उसने पकड़ी है, वो ये है कि ही स्टार्टेड टॉप द टेस्ट के। जैसे उसकी केमिस्ट्री वाले सर ने टेस्ट लिया, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट था, उसमें उसने टॉप किया, 19 आउट ऑफ 20 मार्क्स उसके आए, जो एमसीक्यू थे 20 एमसीक्यू दिए थे उन्होंने। ऐसी फिजिक्स में उसने टॉप किया, बायोलॉजी में उसके 20 आउट ऑफ 20 आए उसके। तो मुझे बताया उसने, तो मैंने उसको बोला कि बहुत बढ़िया बेटा। और उसको आपको पता है, एक पहले तो उसको कभी क्रेज नहीं था कि मुझे टॉप कर रहा है, जैसे जैसे 2-3 बार उसने टॉप किया ना, नाउ अब वो टॉप अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए पढ़ रहा है। बड़े बेटे की बात कर रहा हूँ, पोजीशन को मेंटेन करने के लिए पढ़ रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं भारती को ये बोला कि यदि ऐसे पढ़ेगा तो ही नीट निकलेगा, इस लेवल का पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो ही नीट निकलेगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है भाई। मैं तो अपने बेटे के लिए बोलता हूँ, उसको समझाता हूँ मैं कि तुम में दम है, तुम कर सकते हो मेहनत, तो नीट के लिए आना, नहीं तो कुछ और काम करना, ठीक है ना। ये कोई चलते फिरते निकलने वाला एग्जाम नहीं है, एफर्ट करने पड़ते हैं। छोटा बेटा मेरा जो है उसका भी कुछ पता नहीं कि क्या करेगा, लेकिन वो सोचता बहुत है वो। तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया, पापा हमारे यहाँ पे अंग्रेज कितने साल रहे? 200 ईयर्स उन्होंने राज किया होगा पूरा। हमने कहा हाँ, जो ब्रिटिश, हम जो कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर जो है, मतलब 1857 के बाद जो महारानी के अंडर में, इंग्लैंड के अंडर में जो जो काम किया, वो तो 200 वर्ष था। बाकी इसके अलावा छोटा मोटा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मिला लो तो 300-350 वर्ष के आसपास उन्होंने जो है वो 1600 के आसपास आए होंगे। उसके बाद धीमे धीमे उन्होंने सेटलमेंट शुरू किया। तो मैंने कहा कि हाँ यदि तुम बोलोगे तो 1857 से लेकर जो है वो हम 58 से लेकर हम 1947 तक मान लें हम इसको, तो तकरीबन 200 वर्ष होता है जो ब्रिटिश शासन का रहा। तो अब आप बोलोगे सर उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे घर में जो है वो अक्सर हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो भारती ने किताब पढ़ना शुरू किया, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी, उसमें गांधी जी ने कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो उसने पढ़ते में कभी बताया होगा, तो वो बच्चे के दिमाग में बात थी वो। फिर बोला वो, अच्छा इसके पहले मुगल थे? हमें आश्चर्य हुआ कि इसको ये सब पता है। मैंने कहा हाँ मुगल थे। मुगल ने कितने साल किया? मैंने कहा उन्होंने बहुत वर्ष, मतलब कई 100 वर्ष राज किया। बोला एक बात बताओ, हम लोग कभी मुगल के बारे में तो बुरा बोलते नहीं है, उसको हम कभी उसकी बुराई भी नहीं करते। हम ताजमहल भी देखने जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम तो मुगल अकबर को महान भी कहते हैं, कहानियां लिखी हुई हैं, पर हम अंग्रेजों को बुरा क्यों बोलते हैं जबकि वो केवल 200 वर्ष राज किए? वाई ब्रिटिशर्स ने, हम उनको क्यों बुरा नहीं बोलते इतना जितना इनको बुरा बोलते हैं? पॉइंट पॉइंट ये था कि मुगल जो है वो इतने लंबे समय इंडिया में रहे, वो जो भी उन्होंने किया, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि मुगल ने शोषण किया देश का, मुगल ने ऐसा किया, अंग्रेजों ने शोषण किया देश का, ऐसा बोलते हैं हम कि ब्रिटिशर्स। हमने कभी मुगलों को भगाने की कोशिश नहीं की, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की हमने, ऐसा क्या था? तो ये उसका जो क्वेश्चन था, बट ऑब्वियस क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने उसको उसमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है और मेरा हिस्ट्री वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट में से एक था। तो मैंने उसको बताया, देखो बेटा, जब कभी मुगल आए या अफगान आए, जो हमारे पड़ोसी जो टेरिटरी थी वहां से कोई इन्वेट करते हुए इंडिया में जो लोग आए, वो लोग जो है वो सेना को लेके आए, बड़ी सेना लेकर आए, उन्होंने राजाओं को हराया, जीता, कब्जा किया और राज किया। और ऐसा नहीं है कि उसके पहले भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे इंडिया में। मौर्य साम्राज्य का था एक जमाने में, कि गुप्त काल था, गुप्त साम्राज्य था। तो मैंने कहा कि जो है वो बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े जो है वो किंगडम रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता है कि ये जो बाहर से आए हैं या जो भी हैं, इन लोगों ने जो है वो शोषण किया, उसका हरासमेंट किया, कंट्री के साथ बड़ा बुरा किया। ऐसा इसलिए नहीं बोलते कि क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति जब भी इंडिया में इन्वेट करने आया, कभी भी वो कोई जो है वो लेके सैनिक आए, वो कभी वैज्ञानिकों की टोली लेके नहीं आए। दे नेवर कम विद द साइंटिस्ट।
ना उनके पास भूगर्भ शास्त्री थे जो जमीन का अध्ययन करते हो, ना उनके पास इन्वायरमेंटलिस्ट थे जो इन्वायरमेंट को देखते हो, इकोलॉजी को समझते हो, ये कुछ नहीं, ये कोई भी लेके नहीं आया वो। लेकिन जब अंग्रेज आए यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने आने के बाद देखा जैसे ब्रिटिश रूल यहाँ पे लगा, तो सबसे पहली खेप में भेजे गए यहाँ पर कौन, वो आए साइंटिस्ट आए यहाँ पे। और ये शुरुआत हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही, और बड़ी पैमाने पर यहाँ पर साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है वो अपना पूरा इंडियन की ज्योग्राफी को समझा। पता है आपको, पहला भारत का नक्शा बनाया था अंग्रेज लोगों ने, यानी जो इंडियन का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखता कैसा है, पूरी मार्किंग करके कौन सा आइलैंड कहां पर है, ये सब हमने नहीं बनाया, हम तो अपने मन से काल्पनिक मैप बना के घूम रहे थे कि वो उन्होंने पहला नक्शा बनाया उन्होंने कि उन्होंने जो है वो यहाँ की ज्योग्राफी किस तरह की है, यहाँ पर पहली बार कि हिमालय कितना ऊंचा है और हिमालय की कितनी चोटियों की ऊंचाई कितनी है, ये अंग्रेजों ने पता लगाया। हमने तो देखा कि हिमालय बड़ा है, मतलब बड़ा है, कि उन्होंने लंबाई देखा, हिमालय के को पार करने के बाद उस तरफ क्या मिलेगा वो भी देखा उन्होंने, और उन्होंने पता लगाया कि हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा दलदल कहाँ पर है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट कहाँ पर है, किस जगह पे पर किस तरह के प्लांट उगते हैं। तो पहली बार बॉटनिकल सर्वे भी किया उन्होंने, जूलॉजिकल लिस्टिंग भी की उन्होंने, कितने तरह के एनिमल्स प्रेजेंट है, कितने तरह के इंसेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, जो अंडमान में जो दुर्लभ प्रकार की, एक रेयर प्रकार की मकड़ियाँ मिलती है, उन मकड़ियों का भी स्टडी किया उन्होंने, कई तरह के इंसेक्ट का स्टडी किया, यहाँ से पकड़ के ले गए इंसेक्ट को वहाँ समझने के लिए। उन्होंने साइंटिफिक लेवल पे जमीन के अंदर खुदाई करके देखा उन्होंने। आपको पता है हम लोग जो है वो इतने सालों पुरानी, हजारों साल पुरानी संस्कृति थी, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी सिविलाइजेशन इंडिया में धसी पड़ी जमीन के अंदर। अंग्रेज खोजे उसको, गड्ढा करते थे वो देखने के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कि पहले क्या था इस देश में, उनके लिए तो इंडिया बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो उन्होंने जमीन के अंदर खोद कर देखा, पहाड़ों में देखा उन्होंने, जंगलों में जाकर देखा उन्होंने, सीमा रेखाएं खींची उन्होंने, लोगों की साइकोलॉजी को समझा उन्होंने यहाँ की लैंग्वेज को समझा उन्होंने, संस्कृत के जितने भी ग्रंथ यहाँ के लोग मानते थे उनका उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उसका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया उसका उन्होंने, ठीक है। संस्कृत को उन्होंने समझने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर जितने अफसरों को यहाँ पर भेजा, पहले 3 साल उनको कलकत्ता में एक कॉलेज खोला, इंपीरियल कॉलेज के नाम से, वहाँ पे 3 साल तक उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया कि यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कैसे कंट्रोल करना, क्या इनके मतभेद हैं, किन बातों में ये जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, किनका फायदा उठा सकते हैं, ये पूरी ट्रेनिंग चलती थी अंग्रेजों की। ऐसा किसी और ने नहीं किया। दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड के। तो उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान किए और इस देश में कितने तरह के मिनरल बिहार के अंदर हैं वो पता लगा लिया, वेस्ट बंगाल से क्या मिलता है वो पता लगा लिया, गुजरात से क्या मिलता है पता लगा लिया, ठीक है। पता लगाने के बाद फिर उसका उन्होंने एक पैटर्न के तहत शोषण किया उन्होंने कि यहां से ये निकाल के ले जाएंगे, बिहार से मिनरल निकालेंगे, कोयला निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये वाला मेटल निकालेंगे और भेज देंगे इंग्लैंड। गुजरात में बोलेंगे भाई कॉटन बनाएंगे, यहाँ पे कॉटन से धागा बनाएंगे और धागे को भेजेंगे इंग्लैंड, वहां पे कपड़ा बनेगा और उस कपड़े को इनको बेचेंगे। मतलब 5 रुपए का धागा लिया, भेज दिया इंग्लैंड, वहां से कपड़ा बन के आया, 50 रुपए में यहां भेज दिया, हम ही से व्यापार करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने एक प्लान्ड वे में बिल्कुल, और उसमें साइंस का पूरा हेल्प लिया उन्होंने। बाकी सभी लोग जो है, अब उन्होंने देखा कि यार हम तो संख्या में कम है और हमको जो है इन लोगों को संभालना पड़ेगा। तो उन्होंने रेलवे की लाइनें बिछा दी उन्होंने कि जल्दी से जल्दी। रेलवे कभी पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं खोला गया था, शुरू में रेलवे खोला गया था इसलिए ताकि जो है वो सेना को बिठाकर भेज सके, यहां से वहां जाओ, वो लोग ज्यादा उधम मचा रहे हैं, पहुंच जाओ यहां से, इनको पहले समझाओ वहां पहुंच जाओ, उनको समझाओ वहां से वहां पहुंच जाओ। रेलवे को बिछाया गया जल्दी से। आपने यहाँ पे कहा था घोड़ा लेकर टुबड़ुक टुबड़ुक टुबड़ुक, भैया सूचना भेजनी है, तो टुबड़ुक टुबड़ुक दौड़ रहा है एक आदमी लेटर लेके, भैया लेटर ले लें। उन्होंने कहा डाक तार शुरू करते हैं, यहाँ पे पोस्टल सिस्टम शुरू करते हैं, गाड़ी से लेके जाओ फटाफट, एकदम सिस्टमेटिक वे में ले काम करो उसको के। पोस्टल सिस्टम शुरू कर दिया उन लोगों ने, रेलवे की हेल्प ली उन्होंने, उसमें मोटर वाहन की हेल्प ली उन्होंने, तेज चलने वाले घोड़ा बग्गी की हेल्प ली उन्होंने, वो भी शुरू किया उन्होंने। तो जितने भी डिपार्टमेंट शुरू किए गए वो सब डिपार्टमेंट शुरू किए गए कि ताकि वो हम पर बेटर कंट्रोल कर सके। पहले के समय में इतना ध्यान नहीं दिया गया, पहले के समय में कहा भी हम आ गए हैं तो अब हम तुम्हारे बीच तुम्हारे साथ में रहेंगे, हमने कब्जा कर लिया, तुम और हम साथ मिलकर रहेंगे। अंग्रेजों ने नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने कब्जा किया है, हम तुम्हारे से रिसोर्सेस को निकालेंगे, अपने यहां लेके जाएंगे हम, ठीक है।
दादा भाई नौरोजी हैं, एक बड़े जो है वो फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था ऐसे काम करती है जैसे कि एक स्पंज हो। वो गंगा नदी के किनारे अपने आप को जो है भरती है और टेम्स के किनारे जाके निचोड़ देती है। टेम्स इंग्लैंड के, लंदन की जिसके किनारे पे, तो थैम्स के किनारे जाके निचोड़ देती है। इट इज ये एक स्पंज सिस्टम के समान काम करती है। भारत में आते हैं, सोखते हैं, सोखने के बाद पूरा अपने भरते हैं अपने आप को और इंग्लैंड में जाके निचोड़ देते हो। इसीलिए हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो मैं बताया उसको कि एक्चुअल में कारण ये रहा होगा। इसीलिए जो है हम आज भी अंग्रेजों से बोलते हैं कि ये हमारे साथ में शोषण किए थे हमारा। हम कभी नहीं बोलते मुगल शोषण, क्योंकि वो हमारे बीच में हमसे कर लेकर हम पर ही खर्च करते थे, हमारे बीच ही रहा करते थे। वो उनने कभी ये सोचा नहीं कि हम जहाँ से आए वहाँ वापस लौट जाएं। ठीक है, अंग्रेजों के दिमाग में पूरे समय होता था कि 3 साल की 5 साल की पोस्टिंग है इंडिया की, 5 साल बाद अपने लंदन वापस लौट जाएंगे, दूसरा कोई अधिकारी आएगा वो काम करेगा यहाँ के। तमाम वायसराय गवर्नर आते थे, 3-5 साल काम किया फिर चले गए। ठीक है, उनकी बाकायदा पोस्टिंग होती थी यहाँ पे, और उसको वो कई लोग उसे बोलते थे कि एक पोस्टिंग है जिसमें कि अच्छी पोस्टिंग है, प्रीमियम पोस्टिंग है, यहाँ पे जाओगे तो खूब खूब आपको जो है वो राज करने मिलेगा, खूब पैसा भी मिलेगा आपको। ऐसी उनकी मानसिकता थी। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि बड़े रिलेवेंट क्वेश्चन बच्चे करते हैं, तो मैंने सोचा चलो आपसे ये आज यही शेयर करते हैं कि क्योंकि हम जिस आज़ादी को बड़े हल्के में लेते हैं, हम जिस क्या बोलूँ मैं इसको, कि जैसे हम जो है फ्रीडम का हम मिस यूज़ करते हैं, उसका सच्चा अर्थ है कि उसको कैसे हासिल किया गया, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए कभी भी जो है, जब भी कभी आपको लगता है ना कि हम जो है वो देश में हम आज़ाद हैं, तो हमको उसके लिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखना पड़ेगा। जहां इलेक्शन चल रहे हैं वहां वोट जरूर दीजिए। ठीक है, और एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो वोट देने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी ने एक नया चीज़ शुरू किया है कि हम तुमको स्कूटी देंगे, हम तुमको जो है एक लैपटॉप देंगे, हम तुमको ये देंगे, तो भैया ये अपनी पॉकेट से नहीं देंगे। एक बात, ये अपने पॉकेट से नहीं देंगे, ये पब्लिक का जो पैसा टैक्स में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से ये लेंगे और उसी में से कुछ को देंगे। बेसिकली आपका वोट बिकाऊ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आप उनके प्रभाव में आइए मत आइए आपकी मर्जी है, लेकिन यह है कि आपको इन लालच के चलते गलत आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। आपको सही व्यक्ति जो आपको लगता है, आपको ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर कर सकता है, जो आपको लगता है कि सही कौन है उसके लिए आप वोट कीजिए। आप ठीक है, वोट जरूर कीजिए, अपना वोट जरूर दीजिए, लेकिन आर्थिक फायदे को दरकिनार कर कर सामाजिक और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को दिमाग में रखकर उसके हिसाब से वोट दीजिए। चलिए, आज लंबा हो गया। हैव ए ग्रेट डे बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।